Hello everyone. So first things first, this video is going to be in Hindi language, and if you want to watch the English version of it, of this particular test, this particular passage, you can watch it in our video section. So without further ado, let me start in Hindi. कैसे हैं आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है वॉक्सल के चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक बुक 20th के फोर्थ टेस्ट का रीडिंग पैसेज 1। हमने इसके इसी बुक का टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 डिस्कस कर लिया हुआ है, कर चुके हैं हम इसको डिस्कस। एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। बट अभी के लिए मुझे आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए इस टेक्स्ट के लिए, इस वीडियो के लिए, ताकि आप समझ सकें कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हुई होंगी तो आपको पता होगा कि हम कैसे वीडियोस की शुरुआत करते हैं, टेस्ट की पैसेज की शुरुआत करते हैं। ओह सॉरी अबाउट दैट। जी हाँ, बिल्कुल। हम सबसे पहले रीड करते हैं टाइटल ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल है जॉर्जिया ओकीफ। तो ये किसी लेडी का नेम है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पैसेज हमें ये समझ आ रही है कि इस पैसेज में हमें इस लेडी के लाइफ के ऊपर में भी वो क्या करती थी, वो उसने उसके अचीवमेंट्स समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो या थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ भी हो, बट वी गेट द आइडिया कि इससे हो हमें मिलेगा क्या पढ़ने को। और बेनिफिट क्या होता है टाइटल पढ़ने से, हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है, हमारी वोकेबलरी चैनल हो जाती है कि इसमें मुझे इसमें ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। एंड जब मैं वो चीज़ें पढ़ूंगा उस तरह की या उससे रिलेटेड या सिमिलर थिंग्स जब मैं रीड करूंगा तो आई विल नॉट फील बोर्ड, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यही उनकी शिकायत होती है कि वो थोड़ा से बोर हो जाते हैं रीडिंग करते करते, या उनको ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, इस तरह का पैसेज इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो आपका माइंड अपने आप वोकेबलरी को एक्टिवेट कर लेगा, चैनल कर लेगा, जिससे आप इजीली इस तरह के पैसेजेस से डील कर पाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पैसेज का टाइटल पढ़ने के बाद अभी हम पैसेज को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे हमें किस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ताकि हम अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकें। तो पहले हम देखेंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 से लेकर 13 तक। तो ये रहा हमारा पहला सेट 1 से लेकर 7 तक। इसमें हमने ब्लैंक्स करनी है और चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ 1 वर्ड ब्लैंक है। इसमें मतलब मैं 2 वर्ड्स नहीं लिख सकता। अगर मैंने 2 वर्ड्स लिख दिए तो मेरा आंसर चाहे ठीक हो बट वो गलत मार्क किया जाएगा। और 8 से 13, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 8 से 13 ये हमारा दूसरा सेट हो गया टोटल में से। इसमें हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं एंड शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। द लाइफ एंड वर्क ऑफ जॉर्जिया ओकीफ। ओके, तो इसमें सॉरी अबाउट दैट। तो इसमें हमें गिवन होगा इसी लेडी की लाइफ और वर्क के बारे में, मतलब ये पैसेज उसकी ज़िंदगी और उसके काम के ऊपर बेस्ड है कि उसने ज़िंदगी में क्या किया, मतलब कैसे की ज़िंदगी थी उसकी, वो बचपन में क्या करती थी, मे बी उसके फैमिली मेम्बर्स कौन थे, समथिंग लाइक दैट। और उसके वर्क के बारे में, वो क्या काम करती थी, उसने कोई अचीवमेंट हासिल की या नहीं की, या कुछ उसने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की या नहीं की, समथिंग लाइक दैट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Studied art, then worked as a dash in various places in the USA। तो हमें ये पता है कि हमें क्या पहले इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, उसने क्या रीड किया हुआ है, स्टडी किया आर्ट की। एंड देन वर्कड एज ए। सो वर्कड एज ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई ना कोई क्या आएगा, प्रोफेशन। गुड। देन वर्कड एज अ पेंटर, वर्कड एज अ समथिंग, ओके, एज अ बेसिकली कोई प्रोफेशन आएगा, एज अ टीचर, एज अ पेंटर, एज एन, और ए के साथ आएगा एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट तो आने से तो बिकॉज होता है एन आएगा। सो वर्कड एज समथिंग समवन, मतलब कोई प्रोफेशन का नेम आएगा। इन वेरियस प्लेसेस, और एक जगह पर नहीं काम किया उसी प्रोफेशन में, मतलब एज दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन उसने काफ़ी जगहों पर काम किया है, बट कौन सी कंट्री में, कौन सी जगह पर,
यूएसए में। तो जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो देखेंगे कौन से प्रोफेशन की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर 7 डेकेड्स जॉर्जिया ओकीफ, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, ये 7 डेकेड्स जॉर्जिया ओकीफ, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और मतलब उसकी लाइफ स्पैन आ गई। 1887 में बर्थ हुआ, 1986 में वो एक्सपायर हो गई, उसकी डेथ हो गई। वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन आर्ट। रिमार्केबली शी रिमेन्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम शिफ्टिंग आर्ट ट्रेंड्स एंड हर वर्क स्टेड ट्रू टू हर ओन विजन। वो कह रहे हैं कि सॉरी अबाउट दैट, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी फिगर थी, मतलब बहुत बड़ी हस्ती थी अमेरिकन आर्ट में, और बहुत मतलब रिमार्केबल बात है कि वो ना इंडिपेंडेंट रही फ्रॉम व्हाट शिफ्टिंग आर्ट ट्रेंड्स, जैसे आर्ट के ट्रेंड चेंज हो रहे होंगे उस टाइम पर ना, वो उससे लाइक उसको वो छू नहीं पाई वो वाली चीज़। एंड उसके जो अपना काम था ना, वो उसकी अपनी विजन पर ही ट्रू रहा, मतलब जैसा वो बनाना चाह रही थी उसने वैसे ही बनाया, ना कि वो ट्रेंड से प्रभावित हुई। विच वॉज बेस्ड ऑन फाइंडिंग असेंशियल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स इन नेचर। तो उसके क्या मकसद था आर्ट का, वो ज़रूरी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स इन जो नेचर की डिफरेंट फॉर्म्स है उसके ऊपर कार्य कर रही थी, बना रही थी। With exceptionally keen powers of observation and great finesse with a paintbrush, she recorded subtle nuances of color, shape, and light that enlivened her painting and attracted a wide audience. तो वो बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे उसके पास पावर थी। तो बट अभी हमें ये वाली तो चीज़ मिल नहीं रही। मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करता जाऊंगा ताकि आपको मेन चीज़ समझ आती रहे और आपको पता लगे कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो फाइंड करना रीडिंग के आंसर्स लाइक अ पीस ऑफ केक कितने इजी होते हैं। तो इसमें बताया गया कि उसके पास बहुत अच्छी मतलब पावर्स थी, पावर से मतलब वो बहुत अच्छी ऑब्जर्वर थी, और ग्रेट फिनेस विद अ पेंट ब्रश, मतलब बहुत अच्छा पेंट ब्रश वो यूज़ करती थी। जैसे उसने आउटलाइनिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, जो भी कलर्स फिल करने हैं, उसकी स्ट्रोक्स बहुत अच्छे थे पेंटिंग ब्रश के साथ। एंड वो बहुत अच्छी तरीके से जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं ना कलर्स के, शेप के, जिस वजह से उसकी पेंटिंग में जान आ जाती थी, वो उसमें मास्टर थी, और उस वजह से बहुत बड़ी ऑडियंस वो अट्रैक्ट कर लेती थी। बॉर्न इन 1887, तो वही लिखे हुए 1887 1986, बॉर्न इन 1887 नियर सन पेरे विस्कॉन्सन टू कैटल ब्रीडर्स फ्रांसिस एंड ईडा ओकीफ, ये उसके पेरेंट्स के नाम हो गए, ये उसकी जगह हो गई कहाँ पर उसका बर्थ हुआ था। जॉर्जिया वॉज रेज्ड ऑन हर फार्म अलॉन्ग विद हर 6 सिबलिंग्स, तो इसके फैमिली के बारे में हो गया। By the time she graduated from high school in 1905, she had determined to make her way as an artist. तो वो कह रहा है कि जब बाय द टाइम मतलब जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की कहाँ से, हाई स्कूल से, कब 1905 में, तो उसने क्या बनने का ठान लिया, उसने ठान लिया वो क्या बनेगी, आर्टिस्ट बनेगी। तो सॉरी अबाउट दैट, इसको मैं ओके अब इसमें से कोई ऑप्शन आ सकती है हमारी, नो। क्यों, ये आर्टिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा यार आर्टिस्ट भी तो एक तरह का प्रोफेशन ही, यहाँ पे लिख दो, बट यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। रीजन, एक तो मैं वेरियस प्लेसेस इन यूएसए भी नहीं मिला, पहली बात तो ये। सेकंड, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए आर्टिस्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ए है, तो अगर आप आर्टिस्ट डाल दोगे तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते, मतलब ये आंसर नहीं है हमारा। She studied the techniques of traditional painting in the Art Institute of Chicago School 1905 and the Art Students Leagues of New York 1907-1908। तो बताया जा रहा है कि उसने क्या स्टडी किया, तो बेसिकली उसने आर्ट स्टडी की, सो स्टडीड आर्ट, तो ये हमारी लोकेशन तो हो जाएगी। ये स्टडी टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग, उसने स्टडी की आर्ट की यहाँ पर। आफ्टर अटेंडिंग यूनिवर्सिटी एंड देन ट्रेनिंग कॉलेज, शी बिकेम एन आर्ट टीचर एंड टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल्स, हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन वर्जीनिया, टेक्सास एंड सदर्न कैरोलिना फ्रॉम 1911 टू 1918। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर, सॉरी अबाउट दैट, हमारा आंसर इस पैराग्राफ, इस सेंटेंस में है, और आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या होगा। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब।
ओके, टाइम्स अप। इसका आंसर आएगा, लेट मी राइट हियर, जस्ट वन सेकेंड गाइस, क्या हो रहा है, ये वो कैपिटल हो गया था, मैं सिंपल कर देता हूँ। टीचर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कहाँ पर है इसकी लोकेशन, यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम, ये रहा। क्वेश्चन 1। अब यहाँ पर हमने आर्ट टीचर क्यों नहीं लिखा? पहली बात, कितने वर्ड्स लिखने थे? 1 वर्ड। एंड अगर आप आर्ट टीचर लिख दोगे, चाहे वो आंसर ठीक है, आर्ट टीचर की ही जॉब की थी उसने, बट इंस्ट्रक्शन वर्ड्स की वजह से वो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, गलत। सेकंड, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन आर्ट। तो आर्ट टीचर तो ग्रामेटिकली वैसे भी ठीक नहीं होगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा? टीचर। और यहाँ पर वेरियस प्लेसेस इन द यूएसए कौन सी हो गई? यस, दीज, वर्जीनिया, टेक्सास, साउथ कैरोलिना। तो ये यूएसए के यूएसए में जगह हैं जिनके ये नाम है, प्लेसेस हैं जिनके ये नाम है यूएसए में। क्लियर? ये स्टेट्स हैं, टेक्सास जैसे स्टेट हो गई है ना, तो ये तो सुना ही होगा ज़्यादा। अगर आपने वर्जीनिया और साउथ कैरोलिना का नाम नहीं भी सुना, तो टेक्सास का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना ही होता है यूएसए के। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्रिएटेड ड्राइंग्स यूजिंग डैश विच वर एग्जिबिटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसने ड्राइंग्स को क्रिएट किया यूजिंग डैश। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, या मतलब किस तरह का वर्ड आना चाहिए? यस, कोई ना कोई चीज़ का नाम आना चाहिए। क्रिएटेड ड्राइंग यूजिंग ब्रश, क्रिएटेड ड्राइंग यूजिंग पेंसिल, क्रिएटेड ड्राइंग यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब कोई ना कोई चीज़ का नाम आना चाहिए जिसकी हेल्प से उन्होंने ड्राइंग बनाई। जो ड्राइंग्स कहाँ पर लगा, एग्जीबिशन में गई? न्यूयॉर्क सिटी में। जो न्यूयॉर्क सिटी में एग्जीबिशन पर गई ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स जॉर्जिया ने कुछ चीज़ से बनाई थी, और जिस भी चीज़ से बनाई थी उस चीज़ का नाम यहाँ पर आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ से ड्राइंग्स बनाई थी उन्होंने। ड्यूरिंग दिस पीरियड, O'Keeffe began to experiment with creating abstract compositions in charcoal and produced a series of innovative drawings that led to her art in a new direction. She sent some of these drawings to a friend in New York, who showed them to art collector and photographer Alfred Steigertz in January 1916. तो ये न्यूयॉर्क गए। स्टाइलगेट्स वॉज इम्प्रेस्ड एंड एग्जिबिटेड द ड्राइंग्स लेटर दैट ईयर एट हिज gallery on Fifth Avenue in New York City, where the works of many avant-garde artists and photographers were introduced to the American public. तो इन्होंने ये लिखा हुआ कहाँ पर गया? some of these drawings. So she sent some of these drawings न्यूयॉर्क में। अब वो कौन सी ड्राइंग थी जो ओकीफ ने ये बनाई हुई थी? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर इस लोकेशन में है, इस सेंटेंस में है कहीं ना कहीं। एंड आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का समय है मुझे बताने के लिए वो कौन सा आंसर है। एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर है, लेट मी राइट हियर, चारकोल। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप यू ऑल अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर। बट अगर नहीं आया आपका आंसर, आपको ये आंसर नहीं समझ आया, तो डोंट वरी, आई एम गोना टेल यू कि ये आंसर क्यों आएगा इसका। जस्ट लेट मी मार्क द लोकेशन फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन 2। अब ये देखिए, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ, क्रिएटेड ड्राइंग्स यूजिंग समथिंग विच वर एग्जिबिटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। जो एग्जीबिशन में गई थी न्यूयॉर्क सिटी में।
तो देखिए इन्होंने लिखा था कि इस पीरियड के दौरान जो ओकीफ है ना, उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशंस। इसमें कॉम्पोजिशंस का मतलब ड्राइंग ही होगी। किस में बनाई वो ड्राइंग? चारकोल से बनाई। इन चारकोल मतलब चारकोल की हेल्प से वो कॉम्पोजिशंस, वो ड्राइंग्स बनाई और उसमें प्रोड्यूस किया इनोवेटिव सीरीज ऑफ इनोवेटिव ड्राइंग्स दैट लेड हर आर्ट इन अ न्यू डायरेक्शन, जिस वजह से उसकी आर्ट को एक नई डायरेक्शन मिल गई। फिर वो लिखा हुआ है शी सेंट सम ऑफ दीज ड्राइंग्स। अब दीज ड्राइंग तो हो गया हमारा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो किसी नाउन को रेफर करता है ऑब्वियसली। तो नाउन कौन सी ड्राइंग्स है जो ऊपर बताई गई है, तो वो ड्राइंग्स ये रही, ठीक है, इनोवेटिव ड्राइंग्स ये वाली, लेट मी मार्क हियर। तो ये होगी वो इनोवेटिव ड्राइंग्स, ठीक है, दीज ड्राइंग मतलब इनोवेटिव ड्राइंग्स। एंड वो ड्राइंग्स जिसमें बनी थी चारकोल में। अब वो बता दिया तो उसने न्यूयॉर्क भेजी, जो उसकी फ्रेंड ने इस पर्सन एल्फ्रेड को दिखाई, और जो एल्फ्रेड था वो इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने उसको एग्जीबिशन में लगाया। तो ये जगह थी एग्जीबिशन की, न्यूयॉर्क सिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं अब। मूव्ड टू न्यूयॉर्क सिटी। अब मूव टू का मतलब क्या होता है? तो अब ये खुद न्यूयॉर्क सिटी जाने की लोकेशन है कि वो अब खुद न्यूयॉर्क सिटी चलेगी। ओके, मूव टू न्यूयॉर्क एंड बिकेम फेमस फॉर हर पेंटिंग्स ऑफ द सिटीज डैश। कहते अब वो कहाँ पर मूव होगी? न्यूयॉर्क में। और वो फेमस हो गई, किसके लिए फेमस हो? फॉर मतलब किसके लिए फेमस होगी? उसकी पेंटिंग्स जो किसके बारे में थी? सिटीज समथिंग। ओके, अब एक छोटा सा मैं चीज पूछूंगा, अपॉस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब क्या होता है? अब कब यूज करते हैं? जी, अब हम अपॉस्ट्रॉफी एस हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी का बताना कि ये चीज किसी की, और का या की, लाइक ये चीज बच्चों की है, चिल्ड्रंस, लाइक ये किताबें बच्चों की है, चिल्ड्रन, ये किताब में आपके जो फ्रेंड है ए, उसकी है। दिस इज एज बुक, ए अपॉस्ट्रॉफी एस बुक, ए की बुक। सिटी का कुछ, सिटी की कुछ, सिटी का कुछ, मतलब जहाँ यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो सिटी से रिलेटेड होगा, मतलब वो सिटी का कोई पार्ट होगा। लाइक पेंटिंग ऑफ हर सिटीज वॉल्स, सिटीज बिल्डिंग्स, सिटीज लैंडस्केप, सिटीज समथिंग, मतलब कुछ भी जो शहर के रिगार्डिंग कोई चीज़ आएगी, ठीक है, सिटीज हाउसेज, सिटीज आर्किटेक्चर, समथिंग लाइक दैट। जो चीज़ शहर से रिलेटेड है ना, मतलब जो शहर की चीज़ है, तो वो चीज़ का नाम आएगा यहाँ पर। तो देखेंगे कौन सा है, कब वो न्यू, पहले हम फाइंड करेंगे जब वो न्यूयॉर्क खुद कब मूव हुई। विद स्टैलग्लिट्स encouragement एंड प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ओकीफ अराइव्ड इन न्यूयॉर्क। ओके, तो ये न्यूयॉर्क में आ गई है, मूव कर गई है इन 1918 एंड टू बिगिन अ करियर एज एन आर्टिस्ट। एंड अब हमने फेमस देखना है किस चीज़ के लिए फेमस हुई थी वो। फॉर द नेक्स्ट 3 decades Stiglitz vigorously promoted her work in 22 solo exhibitions and numerous group installations। तो कहते हैं अगले 3 decades के लिए जो स्टाइलगिट्स था ना, उसने विग्रेसली मतलब जी जान लगा दिया प्रमोट करने के लिए उसको, उसके काम को। किस पहले उसने उसकी 22 सोलो एग्जीबिशंस लगाई और काफ़ी सारी ग्रुप एग्जीबिशंस जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट की पेंटिंग्स होते हैं, उसमें उसकी भी लगाई, तो उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है। द टू वर मैरिड इन 1924। तो दोनों ने कब शादी कर ली? oh sorry about that, married in 1924। the ups and downs of their personal and professional relationships were recorded in Stiglitz's celebrated black and white portraits of O'Keeffe taken over the course of 20 years। कहते जो उनकी ज़िंदगी में, जो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो अप एंड डाउन थे ना, उतार चढ़ाव थे, तो वो ओकीफ ने उसकी जो स्टाइलगिट्स है ना, उसने उसकी फ़ोटोज़ निकाल के उसको एक्सप्रेस किया। तो और वो फ़ोटोज़ कितने सालों में निकाली गई थी? 20 ईयर्स में, मतलब 1970 से लेकर 37 तक जब उनका रिलेशन चल रहा था। तो उनके रिलेशनशिप से उनके पर्सनल लाइफ की जो अप्स थी, जो ऊंचाई ऊपर और नीचे हुई थी ना, अप्स एंड डाउन्स थे रिलेशनशिप्स में, तो उसने वो फ़ोटोज़ के थ्रू एक्सप्रेस किए थे। बट अभी फेमस की तो बात ही नहीं आई ना इसमें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। By the mid-1920s, O'Keeffe was recognized as one of America's most important and successful artists।
वाइडली, अब इसमें यहाँ देखिए आ गया ना, रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट, तो फेमस हो गया बंदा ऑब्वियसली। वाइडली नोन फॉर आर्किटेक्चरल पिक्चर्स दैट ड्रामेटिकली डिपिक्ट द सोरिंग skyscrapers ऑफ न्यूयॉर्क, but most often she painted botanical subjects inspired by annual trips to the Steiglitz family summer home. In her magnified images depicting flowers begin in 1924, O'Keeffe brings the viewer right into the picture. तो चलिए, तो मैं वैसे ही रीड कर रहा था। तो ऑब्वियसली इसमें वो फेमस हो गई और इसमें ये शहर का नाम भी आ गया, न्यूयॉर्क। तो हमारी लोकेशन यही है। एंड आपके पास अगेन अराउंड 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड जब आप अपने आंसर के साथ रेडी हो तो रिज्यूम कर लीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर। एंड इसका आंसर है, चलिए फिर मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, वहीं से कॉपी कर लूँगा, स्काई स्क्रेपर्स। मुझे एक बार इसकी लोकेशन वगैरह मार्क कर लेने दीजिए। ओके, इसका आंसर है स्काई स्क्रेपर्स। आई होप सभी को मिल ही गया होगा वैसे तो। देखिए बिल्कुल, मैंने तो आपको इतना बता ही दिया था। बिकेम फेमस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल आर्टिस्ट की तरह उसे रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर आपको आपके बंदे, आपको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें, मतलब पहचानना शुरू कर दें, तो इसका मतलब आप क्या हो गए? यस, फेमस। फेमस बंदों की तो आम लोग पहचानते हैं ना, ऑब्वियसली। अब किस वजह से फेमस हुई थी? वाइडली फॉर हर पेंटिंग्स। ओके, किस वजह से फेमस हुई थी? फॉर द आर्किटेक्चरल पिक्चर्स दैट ड्रामेटिकली डिपिक्ट। डिपिक्ट होता है शो करना। अगर आप टास्क 1 कर रहे हो, एकेडमिक के स्टूडेंट हो, तो आपको डिपिक्ट का मतलब तो समझ आता ही होगा जब हम टास्क 1 में ये यूज़ करते हैं शोज़ की जगह पर। सो ड्रामेटिकली मतलब जो बहुत लाइक उसको ड्रामेटिक इफेक्ट में शो करती थी, किसको? सोरिंग स्काई स्क्रेपर्स ऑफ न्यूयॉर्क। अब ऑफ का मतलब क्या हो गया? न्यूयॉर्क का कुछ स्काई स्क्रेपर्स। किसके स्काई स्क्रेपर्स? न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स। अब वो न्यूयॉर्क में मूव हुई थी, वो सिटी का नेम है ऑब्वियसली, तो सिटी के क्या थे? स्काई स्क्रेपर्स। यहाँ पे लिखा है सिटी के स्काई स्क्रेपर्स, यहाँ पे लिखा है स्काई स्क्रेपर्स जो किस में है, किसके हैं? सिटी के हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा प्ले ऑफ वर्ड समझ आ रहा होगा इनका। क्लियर? तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ इनोवेटिव क्लोज अप पेंटिंग्स ऑफ। ओके, तो अब हमने बताना कि उसने और भी कुछ बनाया, प्रोड्यूस करता था कुछ बनाना, क्या बनाया? एक सीरीज बनाई, इनोवेटिव क्लोज अप पेंटिंग्स ऑफ। अगेन ऑफ मतलब किसी की पेंटिंग बनाई जो क्लोज अप में थी। तो यहाँ पर हमने कुछ पढ़ा था ना कि इसने कुछ बनाई थी पेंटिंग्स। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसको दोबारा एक बार। But most often she painted botanical subjects inspired by annual trips to Steiglitz family summer home. In her magnified images depicting flowers begun in 1924, O'Keeffe brings the viewer right into the picture। तो वो बता रहे हैं कि जब वो बना रहे थे तो उसके लोग लेकर आए थे वो पिक्चर में लोगों को। व्यूअर इनटू द पिक्चर मतलब लोगों को ऐसे लग रहा था कि वो पिक्चर में खुद मौजूद हैं, मतलब वो ऐसी पिक्चर्स बना रही थी। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हमारा आंसर इसी सेंटेंस में है। तो मुझे बताइएगा आंसर क्या आएगा एंड मैं बताऊंगा ये आंसर क्यों आ रहा और बाकी के वर्ड्स कौन से हैं। आपको अगर पता लग रहा है तो इसको मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपका 10 सेकंड है आपके पास एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड मैं अभी इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ एंड इसका आंसर है फ्लावर्स। ये रहा।
लेट मी मार्क दी लोकेशन हेयर, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, तो मुझे अब बताइए, अगर आपने फ्लावर्स आंसर ढूंढ लिया, वेरी गुड, बट मुझे बताइए यहाँ पे कहाँ पर लिखा, लेट मी डू दिस, मुझे बताइए क्लोजअप पेंटिंग्स कहाँ पर लिखी है इस सेंटेंस में, क्लोजअप पेंटिंग्स कहाँ पर लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, ये रहा मैग्नीफाइड इमेजेस। जैसे हमारे पास मैग्नीफायर होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो किस लिए यूज करते हैं हम? इमेजेस को पास से देखने के लिए, क्योंकि उससे वो चीज़ बड़ी दिखती है। सो मैग्नीफाइड इमेजेस मतलब जो इमेजेस बड़ी करके बनाई गई हूँ। तो किसको डिपिक्ट कर रही हैं मैग्नीफाइड इमेजेस, किसको शो कर रही हैं? फ्लावर्स को शो कर रही हैं। अब मैंने बताया था ना, डिपिक्ट का मतलब शो करना। तो मैग्नीफाइड इमेजेस किसको शो कर रही हैं? फ्लावर्स को। तो किसकी पेंटिंग्स हैं? ऑब्वियसली फ्लावर्स की। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेंट टू न्यू मैक्सिको, अब वो कहाँ पर चली गई है? न्यूयॉर्क की जगह पर न्यू मैक्सिको में। एंड वॉज इनिशियली इंस्पायर्ड टू पेंट द मैनी डैश दैट कुड बी फाउंड देयर। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, जब वो न्यू मैक्सिको गई, तब स्टार्टिंग में वो इंस्पायर हुई किसके लिए, क्या करने को इंस्पायर हुई? टू पेंट द मैनी। अब मैनी मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? प्लूरल नाउन कोई। पेंट द मैनी ट्रीज, पेंट द मैनी बिल्डिंग्स, कुछ ऐसा कि जो न्यू मैक्सिको में दिखा उसको। दैट कुड बी फाउंड देयर, जो वहाँ पर मिलता था, फाइंड किया जा सकता था। अब लेट्स सी वहाँ पर न्यू मैक्सिको में कब गए उसमें, और वहाँ पर क्या फाइंड किया उन्होंने। Enlarging the tiniest details to fill an entire meter wide canvas emphasized their shapes and lines and made them appear abstract. Such daring composition helped establish O'Keeffe's reputation as an innovative modernist. तो वो बता रहे हैं कि उसने क्या किया, टाइनीस्ट डिटेल को बड़ा करके दिखाया। वो एक मीटर वाइड कैनवस जहाँ पर हम पिक्चर्स ड्राइंग्स बनाते हैं तख्ते के ऊपर, जब आपने देखा होगा आर्टिस्ट खड़े होकर ड्राइंग नहीं कर रहे होते, स्टैंड के ऊपर एक बोर्ड लगाया होता है, तो उसको कैनवस कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो उसने ये चीज़ किया जिस वजह से उसको ये रेपुटेशन मिली। आगे बढ़ते हैं, हम न्यू मैक्सिको को फाइंड करने की कोशिश करेंगे पहले। In 1929, O'Keeffe made her first extended trip to the state of New Mexico. तो हमारे पास आ गया, न्यू मैक्सिको में चली गई। फर्स्ट ट्रिप मतलब स्टार्टिंग वाला ट्रिप, ऑब्वियसली इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में। देखते हैं अब इसको क्या इंस्पायर किया वहाँ पर। इट वॉज अ विजिट दैट हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हर लाइफ एंड एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन हर वर्क। Over the next 2 decades, she made almost annual trips to New Mexico, staying up to 6 months there, painting in relative solitude, then returning to New York each winter to exhibit the new work at Steigert's gallery. This pattern continued until she moved permanently to New Mexico in 1949. अब इसमें पैराग्राफ में इन्होंने सिर्फ ये बताया गया कि वो जब फर्स्ट टाइम न्यू मैक्सिको गई तो उसको कैसे का फीलिंग आई। तो वो फिर अगले 2 डेकेड्स थे, तो वो हर साल ऑलमोस्ट हर साल वहाँ पर जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पर 6 महीने वहाँ पर रहती थी और 6 महीने वापस न्यूयॉर्क में आकर अपनी वर्क को एग्जिबिट करती थी, एग्जीबिशन में लगाती थी। बट वो बनाती क्या थी उसके बारे में तो बात ही नहीं की गई इसमें, तो उसकी सिर्फ ट्रैवलिंग के बारे में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब देयर ओ की फाउंड न्यू इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड आ गई। एट फर्स्ट, अभी एट फर्स्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियली, पहले। लेट्स सी, इट वॉज द न्यूमरस सन ब्लीच्ड बोन्स शी केम अक्रॉस इन द स्टेट्स रगड टेरेन दैट स्पार्क्ड हर इमेजिनेशन। ओके, तो ये रही हमारी लोकेशन। तो मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास वही अराउंड 10 सेकेंड्स का समय है एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड अभी मैं इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूँ। लेट्स सी कि आपने यही आंसर फाइंड किया था। इसका आंसर है बोन्स। लेट मी मार्क हियर, ये रहा मेरा आंसर।
अभी सिर्फ आंसर बताने से काम नहीं चलेगा, मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये आंसर क्यों आ रहा है, मतलब आपको ये बोन बाकी वर्ड्स कहाँ पर मिल रहे हैं। तो जस्ट लेट मी मार्क इट हियर फर्स्ट। हाँ जी, तो मुझे बताइए, तो न्यू मैक्सिको यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ न्यू मैक्सिको? यस, यहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली स्टेट के साथ उन्होंने उसको पैराफ्रेज किया हुआ है कि वो स्टेट की वो बात कर रहे हैं, तो वो न्यू मैक्सिको वहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है। कुड बी या सॉरी, पेंट द मैनी, मैनी कहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर? यस, मैनी को लिखा हुआ है न्यूमरस, न्यूमरस मतलब मैनी। तो उसने क्या वहाँ पर क्या फाइंड किया? इट वाज न्यूमरस सन ब्लीच्ड बोन्स, तो वो बोन्स जो सन ब्लीच कर हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली मैं सन ब्लीच्ड अगर लिखूंगा मैनी सन ब्लीच्ड, प्लूरल तो आ नहीं रहा, ऑब्वियसली बात है, प्लूरल तो बोन्स है वहाँ पर, बट मैं सन ब्लीच्ड बोन्स नहीं लिख सकता क्योंकि कितने वर्ड लिखने हमने? सिर्फ वन। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैनी सन ब्लीच्ड बोन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो आंसर चाहे मेरा बोन्स ठीक है, लोकेशन भी ठीक है, बट अगर मैंने इंस्ट्रक्शंस वर्ड फॉलो नहीं किए तब भी मेरे नंबर कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। आई होप इट इज़ क्लियर। अगला देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। कंटिन्यू टू पेंट वेरियस फीचर्स दैट टुगेदर फॉर्म द ड्रामेटिक डैश ऑफ न्यू मैक्सिको ओवर 40 ईयर्स। तो वही न्यू मैक्सिको में रह रहे हैं हम अभी, तो कहते हैं कि कंटिन्यू टू पेंट वेरियस फीचर्स दैट टुगेदर फॉर्म्ड, तो वो पेंट करना कंटिन्यू रखा उन्होंने, कई चीज़ों को उन्होंने पेंट किया जो टुगेदर मतलब जो इकट्ठे होकर क्या फॉर्म करते हैं? ड्रामेटिक समथिंग ऑफ न्यू मैक्सिको, अगेन न्यू मैक्सिको का कुछ बनते हैं वो, बट यहाँ पर ये कीवर्ड्स हैं ओवर 40 ईयर्स, मतलब 40 सालों में के दौरान, जो वो 40 साल उन्होंने वहाँ पर पेंटिंग की या अपनी ज़िंदगी के जो 40 साल पेंटिंग की न्यू मैक्सिको की, तो वो न्यू मैक्सिको कुछ ड्रामेटिक लाइक डिस्क्रिप्शन देते हैं, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू मैक्सिको, ड्रामेटिक इमेज ऑफ न्यू मैक्सिको, कुछ इस तरह का कुछ वर्ड आना चाहिए। बट अगले 40 सालों मतलब 40 साल वहाँ पर लिखा होगा। अब 40 ईयर्स को पैराफ्रेज अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, मे बी टाइम दे दें 1940 कब कब गई थी न्यू मैक्सिको? वो 1929 में गए थे ना, 1930 टू 1970, मतलब हमने देखना है कि 40 ईयर्स कहाँ पर लिखे आते हैं। लेट्स सी। Two of her earliest and most celebrated southwestern paintings exquisitely reproduce a cow's skull's weathered surfaces, jagged edges, and irregular openings. Later, she also explored another variation on this theme in her large series of pelvis pictures, which focused on the contrast between convex and concave surfaces and solid and open spaces. तो बताया इन्होंने किस तरह की ड्राइंग्स बनाई। However, it was the region's spectacular landscape with its unusual formations, vivid colors, clarity of light, and exotic vegetation that held the artist's imagination for more than 4 decades. Okay. हाँ, तो हमारी लोकेशन मिल गई हुई है, हमारी लोकेशन यही है, एंड आप मुझे बताएंगे हमारा आंसर क्या है इसमें और बाकी के वर्ड्स कहाँ पर हैं। एंड आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स का टाइम है और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप एंड आई एम गोना राइट द आंसर हियर फर्स्ट, फिर देखते हैं कि आपने आंसर सही फाइंड किया या नहीं। एंड इसका आंसर है लैंडस्केप। तो ये रहा हमारा आंसर। तो लेट मी मार्क द क्वेश्चन नंबर हियर, क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप आप सभी को वैसे समझ सॉरी अबाउट दैट, आप सभी को समझ आ गया होगा इसका लैंडस्केप आंसर क्यों आ रहा है। तो देखिए कहाँ पर आप कीवर्ड्स को हम देखते हैं अभी, यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये न्यू मैक्सिको का है, तो यहाँ पर उन्होंने
वो चीज़ कंटिन्यू की है। अभी तो न्यू मैक्सिको में मैंने बात की ना, न्यू मैक्सिको में उसने क्या क्या बनाया और कैसे नहीं बनाया। तो इट वाज द रीजन्स, तो मतलब रीजन्स का मतलब उसी न्यू मैक्सिको की बात ही कर रही हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा ड्रामेटिक, यहाँ पर क्या लिख दिया उन्होंने, स्पेक्टेकुलर, पैराफ्रेजिंग कर दी उन्होंने। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरियस फीचर्स। तो एक बार ना इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, पेंट क्या क्या उसने, वेरियस फीचर्स। तो उन्होंने फीचर्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया। कौन कौन से फीचर्स है, अनयूजुअल जोग्राफिकल फॉर्मेशन, सॉरी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, विविड कलर्स, क्लैरिटी ऑफ लाइट, एक्सोटिक वेजिटेशन, जिसने आर्टिस्ट की इमेजिनेशन को हेल्ड किया। और वहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ 40 ईयर्स, मोर देन 4 डेकेड्स। मोर देन मतलब ओवर, 4 डेकेड्स, एक डेकेड में कितने साल होते हैं, यस 10 ईयर्स। तो 4 डेकेड्स में कितने हो गए, 40 ईयर्स, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑब्वियसली। तो 40 ईयर्स, 4 डेकेड्स, ओवर, मोर देन। तो वो डैश ऑफ न्यूयॉर्क, रीजन्स, लैंडस्केप, वहाँ पर वही चीज़। यहाँ पे भी सिटीज़, स्काई स्क्रेपर, वहाँ पे क्या लिखा था, स्काई स्क्रेपर ऑफ न्यूयॉर्क। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैश ऑफ न्यू मैक्सिको, रीजन्स मतलब न्यू मैक्सिकोज, लैंडस्केप। वही ग्रामेटिकल रूल लगा हुआ वहाँ पर भी, फॉर्मेशन यूज़ हो रही है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7th पर, लास्ट सेट का क्वेश्चन। ट्रेवल्ड वाइडली बाय प्लेन इन लेटर ईयर्स। तो अब हमने देखना है कि जब इन्होंने प्लेन में ट्रैवल करना शुरू किया इसने, एंड पेंटेड पिक्चर्स ऑफ क्लाउड्स एंड डैश सीन फ्रॉम अबव। एंड उन्होंने क्या पेंट की, पिक्चर्स, किसकी, एक दो चीज़ों की पिक्चर्स पेंट की, एक तो क्लाउड्स थे और दूसरा हमें पता करना है जो ऊपर से दिखती थी। अगर मैं वैसी कॉमन नॉलेज की, कॉमन सेंस की बात करूं, अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो और अगर प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा, आपको तो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें दिखेंगी ना, क्लाउड्स दिखेंगे, मे बी सब माउंटेन्स दिख सकते हैं, ओशंस, नदियाँ ना, ऐसे समुद्र वगैरह दिख सकता है, बिल्डिंग्स दिख सकती हैं ऊपर से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। वैसे उसके चांसेस तो कम है, माउंटेन्स वगैरह के चांसेस हैं दिखने के, क्लाउड्स वगैरह के चांसेस हैं। बट देखते हैं इसको क्या दिखा था, तभी हम आंसर लगा पाएंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे। लेट्स सी। She painted rocks, cliffs and mountains in striking close-up, just as she had done with botanical subjects. अब ये बता रहे हैं कि अक्सर वो रॉक्स को, पहाड़ों की चोटियों को या पहाड़ों को बहुत ही क्लोजअप में बनाती थी, जैसे वो अपने बोटानिकल जैसे फ्लावर्स वगैरह को बनाती थी। बट अभी प्लेन में ट्रैवल करने की बात नहीं की, तो ये ना देख कहना कि माउंटेन्स आ गया जी, माउंटेन्स दिख रहे होंगे, अभी नहीं पता, प्लेन में ट्रैवल कर रही थी और क्लाउड्स की तो बात ही नहीं हो रही ऑब्वियसली। तो चलिए आगे रीड करते हैं इसको। O'Keefe eventually owned 2 homes in New Mexico. The first, her summer retreat at Ghost Ranch. तो घोस्ट रैंच एक जगह होगी वहाँ पर, तो उस पे था इसका एक समर होम। वॉज नेस्ल्ड बीनीथ 200 मीटर क्लिफ्स, वाइल दी सेकेंड वॉज यूज्ड एज हर विंटर रेजिडेंस वॉज इन स्मॉल टाउन ऑफ एबिक्यू। कुछ जगह का नेम है, सो सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। While both locales provided a wealth of imaginary for her paintings, one feature of Abiquiu House, तो उसको मार्क कर लेते, तो थोड़ा सा अलग सा नेम है इसकी जगह पर। एक कहते हैं वैसे तो दोनों ही जगह पर बहुत इमेजिनरी थी, वहाँ पर वेल्थ ऑफ इमेजिनरी प्रोवाइडेड थी, अलग अलग चीज़ें थी देखने को। बट जो एक इस जगह का एक खास फीचर होगा कोई, द लार्ज वॉल्ड पैटियो विद इट्स ब्लैक डोर वॉज पर्टिकुलरली इंस्पिरेशनल। तो वहाँ पर एक लार्ज वॉल्ड पैटियो था ब्लैक डोर के साथ, तो वो ज़्यादातर इंस्पिरेशनल ही था। अब पैटियो का मतलब होता है वो, लाइक अगर आप देखोगे ना मूवीज़ देखी होंगी बाहर की, तो जो मेन गेट के बाहर उन्होंने जगह नहीं छोड़ी होती, थोड़ा सा उन्होंने लकड़ी का बनाया होता है, इसको क्या कह सकते हो आप, वेड़ा टाइप, नॉट वेड़ा इन द सेंस कि लकड़ी का बाहर उन्होंने बनाया था, वहाँ पे चेयर लगाई होती है बाहर बैठकर एंजॉय करने के लिए व्यूज़ को, ठीक है। वहाँ पे गार्डन वगैरह होता है बाहर, वो समझ सकते हो गार्डन वगैरह। अगर फिर भी आपको कुछ, आपने अगर मूवीज़ नहीं देखी है कभी भी, इंग्लिश मूवीज़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी हुई है, तो गूगल पर जाके पैटियो लिखिए और इमेजेस को सर्च मार लिया, आपको पता लग जाएगा ये क्या चीज़ होती है। तो वहाँ पर एक बाहर बहुत बड़ी वॉल्ड पैटियो था ब्लैक डोर के साथ,
वो बहुत इंस्पिरेशनल था। इन मोर देन 30 पिक्चर्स बिटवीन 1946 एंड 1960 शी री इन्वेंटेड द पैटियो इंटू एन एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ऑफ जियोमेट्रिक शेप्स। तो उसने री इन्वेंट किया इसको। तो बट अभी भी प्लेन की बात नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द 1950s into the 70s, O'Keefe traveled widely, making trips to Asia, the Middle East and Europe, flying in planes. Okay, तो अभी प्लेन्स में आ गया। इंस्पायर्ड हर लास्ट टू मेजर सीरीज, एरियल व्यूज ऑफ रिवर्स एंड एक्सपेंसिव पेंटिंग्स ऑफ द स्काई व्यूड फ्रॉम जस्ट अबव क्लाउड्स। तो क्लाउड्स बारा भी कुछ आ गया। तो यही हमारी लोकेशन है ऑब्वियसली। एंड आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर है, लेट्स सी कि आप सही आंसर पर अराइव करें हैं या नहीं। इसका आंसर है रिवर्स। ये रहा। अब देखिए यहाँ पर कहाँ मैंने बता ही दिया, प्लेन, प्लेन की तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एरियल व्यूज अगेन। अब एरियल व्यूज का मतलब क्या हो गया, जो आसमान से लिए जाते हैं वो व्यूज, वो होते हैं एरियल व्यूज। किसके एरियल व्यूज हैं, एक तो रिवर्स के, एंड स्काई व्यू व्यूड फ्रॉम अबव क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के एंड रिवर्स का एरियल व्यू देख रहा है वो उसकी पेंटिंग बना रही है वो। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेट के क्वेश्चंस पर। 8 to 13। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं, वन चीज़ मैं पहले क्लियर करना बता दूं कि ये इनके तो सीक्वेंस वाइज आंसर हमें मिलेंगे ऑब्वियसली। ब्लैंक्स के ऑलमोस्ट ऑलवेज सीक्वेंस वाइज आंसर होते हैं, और ट्रू फॉल्स भी ऑलमोस्ट ऑलवेज सीक्वेंस में होता है। लाइक पहले 8 का मिलेगा, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, एंड देन फिर 13 का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 7 खत्म है तो 8 इसके नीचे मिलेगा। इसके बाद तो वैसे भी ख़त्म ही है ऑब्वियसली। तो इसका सेट का सीक्वेंस पहले 7 क्वेश्चन का 8 से लेकर 13 तक, इनका कोई सीक्वेंस नहीं आपस में। इस सेट का सीक्वेंस अलग होगा, इस सेट का सीक्वेंस अलग होगा। बट ये दोनों क्वेश्चन टाइप्स जो अलग अलग है चाहे, बट इनका अपने आप में एक ऑलमोस्ट ऑलवेज सीक्वेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एक आधी बार या जब उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो ना रीडिंग को, या ये कई बार ये प्रोनाउन यूज़ करके थोड़ा सा डिफिकल्ट करना, स्टूडेंट्स को चैलेंज करना हो। क्योंकि देखिए इन्होंने भी 8, 8.5, 9 बैंड के स्टूडेंट्स में वेरिएशन रखनी है ना, डिफ्रेंशिएशन करनी है कि ये स्टूडेंट 8 बैंड का है, 7.5 बैंड का है, 8 बैंड का है, 8.5 बैंड का है या 9 बैंड का है। तो वो 5 जो नंबर की वेरिएशन होती है, 5-6 नंबर की वेरिएशन, तो उसके लिए कई बार ये आंसर ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, अराउंड 99.9% ऑफ द टाइम आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। तो अगर वो एक आधा होगा भी तो एक आधा ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए अब 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने लगाने ट्रू। ट्रू कब लगाएंगे, जब स्टेटमेंट के साथ इंफॉर्मेशन एग्री करेगी। फॉल्स जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। नॉट गिवन जब इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। चलिए 8th क्वेश्चन। Georgia O'Keeffe's style was greatly influenced by the changing fashions in art over 7 decades of her career। तो कह रहे हैं कि जो जॉर्जिया ओकीफ है ना, जो उसका स्टाइल है वो बहुत इन्फ्लुएंस था चेंजिंग फैशन से। जो आर्ट में फैशंस चेंज हो रहे थे ना, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। कब, ओवर द 7 डेकेड्स ऑफ हर करियर, अपने ज़िंदगी के जो 7 दशक, उसने 70 साल लगाए हैं पेंटिंग्स में, तो उसमें उसको इंस्पिरेशन चेंजिंग ट्रेंड से मिल रहे थे, चेंजिंग फैशन से मिल रहे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने रीड की हुई है ऑब्वियसली। तो कहाँ पर पढ़ा था, याद है आपको? अच्छा, एक और चीज़, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले ये 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर 8 से लेकर 13 तक ये रिमेनिंग क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बट इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन कितनी रिटेन कर पाते हो। जैसे आपको, अब मुझे याद है कि मैंने ये किस पैराग्राफ में पढ़ा था, तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी ये देखने में कि आपको जब ये दोबारा पढ़ना हो तो सभी चीज़ लाइक इन डेप्थ ना पढ़नी पड़े इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में ही, फॉर 7 डेकेड्स।
7 डेकेड्स, ये रहा 7 डेकेड्स, तो इसको मार्क मैं ऐसे कर देता हूँ। क्लियर। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि यार मुझे नहीं पता कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाऊंगा या पाऊंगी, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, लाइक जैसे इसमें अगर आंसर होता तो वो आंसर मार्क कर दिया इसका फर्स्ट आंसर, और साथ के साथ दूसरे सेट का भी क्वेश्चन रीड कर लो। अगर जैसे इसमें फर्स्ट का आंसर नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है, अगर मिल जाए तब भी कोई इशू नहीं था, मिले चाहे ना मिले फर्स्ट सेट का आंसर, ठीक है, इसका अगर मिल गया तब लगा लेंगे, नहीं मिला तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर इसको पढ़ लो, अगर इसका मिल गया इसका लगा लो, इसका भी नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं है। कई बार हो सकता है किसी कोई पैराग्राफ बिल्कुल ही फ्री गिवन हो, उसमें ना फर्स्ट सेट का आंसर हो ना सेकंड सेट का, कई बार इसमें 3 सेट भी आते हैं सेकंड और थर्ड पैसेज में। जैसे फर्स्ट पैसेज है ना, 2 और पैसेज होंगे ना इसी टेस्ट में, सेकंड और थर्ड दोनों में यूजुअली 3, कम से कम 3 पैसेजेस भी आते हैं, कई बार 4 पैसेज, 4 टाइप्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर वो तीसरे सेट में मिल गया तो तीसरे सेट का लगा लेंगे, तो वो हम सेकंड पैसेज में करके देखेंगे वो कैसे करते हैं आपको। क्लियर। तो चलिए देखते हैं आप इसकी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इंस्पायर थी, बट ये क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन ये पढ़ते हैं हम। जॉर्जिया ओकीफ वॉज अ मेजर फिगर इन दिस, रिमार्केबली शी रिमेन्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम शिफ्टिंग आर्ट ट्रेंड्स एंड हर वर्क स्टे ट्रू टू हर ओन विजन विच वॉज बेस्ड ऑन फाइंडिंग द एसेंशियल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स इन नेचर। तो ऑब्वियसली ये हमारी लोकेशन है एंड आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या नॉट गिवन आएगा। ओके, इसके बाद मैं क्वेश्चंस को और थॉरली डिस्कस करूंगा। तो और आपका टाइमर शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप एंड इसका आंसर है, लेट्स सी आप इसका आंसर सही फाइंड कर पा रहे हो या नहीं। इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या कह रही हैं, ये इन्फ्लुएंस थी क्या, किससे इन्फ्लुएंस थी ये, जॉर्जिया चेंजिंग फैशंस, जो आर्ट में फैशंस चेंज हो रहे थे उससे ये इन्फ्लुएंस थी। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शी रिमेन्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम शिफ्टिंग ट्रेंड। रिमेन्ड इंडिपेंडेंट मतलब वो आज़ाद थी ट्रेंड से, मतलब उसको ट्रेंड्स अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, वो शिफ्टिंग ट्रेंड से इंडिपेंडेंट थी, वो अलग चलती थी अपने हिसाब से, जो उसकी अपनी विजन थी उसके अकॉर्डिंग बनाती थी, ना कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो चलिए अब 9th क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कब ट्रू आएगा, कब फॉल्स आएगा और कब नॉट गिवन आएगा। देखिए अब कैसे करूंगा मैं डिस्कस। When O'Keefe finished high school, she had already made her mind up about the career that she wanted. अब कह रहे हैं कि जब ओकीफ ने, जॉर्जिया ने हाई स्कूल को फिनिश किया, ठीक है, तो शी हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड, तो उसने क्या कर लिया था, उसने अपना माइंड पहले ही बना लिया था किसके बारे में, अबाउट द करियर शी वांटेड, मतलब जो वो बनना चाहती थी ना, जो भी वो करियर चूज करना चाहती थी उसके बारे में उसने माइंड पहले ही बना लिया था। अगर तो उसने माइंड हाई स्कूल कंप्लीट करके फिनिश, जब उसने किया हाई स्कूल को तब उसने पहले सोच लिया था मैंने क्या बनना है, तब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। बट अगर उसने हाई स्कूल कंप्लीट करने तक, जब उसका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ तब तक उसने कुछ सोचा नहीं था ना मैं क्या करना लाइफ में, वो सोच रही थी, वो डिलेमा में थी, वो कश्मकश में थी, या मैं ये करूं या वो करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसे की सिचुएशन होगी, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बट अगर हमें पता ही नहीं है कि उसने हाई स्कूल के बाद क्या करने का सोचा था, या कुछ सोचा भी थी ना, सोचा भी था या नहीं सोचा था, तब आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। लेट्स सी उसने स्कूल में कब किया था, वो आई थिंक सेकंड पैराग्राफ में था स्कूल वाला उसका, यस यहाँ रहा, ग्रेजुएटेड हाई स्कूल। Georgia was raised on their farm along with her 6 siblings by the time she graduated from high school. ये हो गया हाई स्कूल वाला। In 1905 she had determined to make her way as an artist. तो ये रही हमारी लोकेशन,
तो आपके पास अगेन अराउंड 10 सेकंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप, एंड इसका आंसर है ट्रू। आई होप सभी को क्लियर होगा। बिल्कुल बहुत इजी था, बिकॉज यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि जब तक उस बाय द टाइम, मतलब जब तक उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो पहले ही डिटर्मिन कर चुकी थी वो क्या बनेगी बड़ी होकर, आर्टिस्ट। तो उसने, उन्होंने पहले ही कहा ना कि उसने अपना करियर पहले ही सोच लिया था, मैंने ये बनना है बड़े होकर और कम आगे जाकर ये करना है। तो चाहे वो आर्टिस्ट का सोचा हो, चाहे उसने डॉक्टर का सोचा हो, पर उसने कुछ ना कुछ तो सोच लिया था मैंने ये बनना है। वो डायलेमा में नहीं थी, वो कंफ्यूजन में नहीं थी, वो कश्मकश में नहीं थी, उसके माइंड में क्लैरिटी थी उसने क्या करना है आगे जाके लाइफ में। तो वो ट्रू आएगा आंसर। क्लियर। चलिए अगला 10th क्वेश्चन देखते हैं। Alfred Stieglitz first discovered O'Keeffe work when she sent some abstract drawings to his gallery in New York City. वैसे तो अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी डिटेंशन पावर अच्छी है तो आपको ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने अभी 3 पढ़े हैं ना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हमें पता ही इसका आंसर वैसे क्या आना चाहिए। बट फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम लोकेशन पर जाएंगे, दोबारा उसे रीड करेंगे, उस चीज़ को रीड करेंगे ताकि हम दोबारा कंफर्म कर सकें कि जो हमें याद है वो सही याद है ना, क्योंकि एक भी वर्ड अगर इधर उधर हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। एंड आपकी जो ड्रीम बैंड अगर उससे एक भी नंबर कम हो गया ना, तो वो इंस्टेड ऑफ 7 वो 6.5 रह जाएंगे, इंस्टेड ऑफ 9 वो 8.5 रह जाएंगे। तो ये चीज़ हो सकती है। क्लियर। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो एल्फ्रेड था ना, कहता है उसने फर्स्ट डिस्कवर में, उसको पहली बार ओ कीफ के काम के बारे में कब पता लगा, जब ओ कीफ, अब शी कौन है इसमें, ओ कीफ ऑब्वियसली ये लड़का है और ये लड़की है, तो शी तो ओ कीफ को ही रेफर करेगा। तो जब उसने, मतलब ओ कीफ ने अपनी कुछ ड्राइंग्स उसकी गैलरी में एग्जीबिशन, सॉरी अबाउट दैट, जब ओ कीफ ने अपनी ड्राइंग्स उसकी गैलरी में न्यूयॉर्क सिटी में भेजी ना, तब उसको पता लगा कि ओके ओकीफ नाम की कोई लड़की है जो ऐसी की ड्राइंग्स बना रही है। अगर यही हुआ कि ओकीफ ने जब उसकी गैलरी में ड्राइंग्स को भेजा और उसको तब पता लगा ओकीफ के बारे में, तब आंसर क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स कब आएगा, जब ओकीफ की ड्राइंग का बारे में उसको कहीं और से पता लगा, मतलब ओकीफ ने नहीं भेजी ड्राइंग, किसी और ने भेजी ओकीफ की ड्राइंग, या किसी और ने ओकीफ के बारे में उसको जाकर बताया, तब उसको पता लगा ओकीफ के बारे में। मतलब उसको गैलरी से नहीं पता लगा, कहीं और से पता लगा, तब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बट अगर हमें पता ही नहीं उसको ओकीफ के बारे में फर्स्ट टाइम कैसे पता लगा, वो कैसे उसके टच में आया, अगर हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तब इसका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। लेट्स सी। द आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में वो टीचर के बारे में बताया है। ओ की बिगेन दिस, एल्फ्रेड कहाँ पर था, यहीं कहीं पर था एल्फ्रेड, ये रहा एल्फ्रेड स्टाइलगेट्स। एल्फ्रेड स्टाइलगेट्स इन जनवरी 1916 वॉज इम्प्रेस्ड। ओके, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से निकल के आ रही है इसकी आंसर। ड्यूरिंग दिस पीरियड O'Keeffe began to experiment with creating abstract composition in charcoal and produced a series of innovative drawings that led to her art in new direction. अब यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। She sent some of these drawings to a friend in New York who showed them to art collector and photographer Alfred Stieglitz in 1916. तो ये रही हमारी लोकेशन बेसिकली, एंड आपके पास अराउंड 10 सेकंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप नाउ। ये बहुत इजी है इसका, सॉरी इसका आंसर तो आई बिलीव आप सभी को अभी तक तो पता लग ही गया होगा। इसका आंसर क्या है, बट लेट मी राइट हियर, इसका आंसर है फॉल्स। क्लियर। क्योंकि ये कह रहा है कि उसने जब ड्राइंग भेजी, बट ये क्या कह रहा है, उसकी फ्रेंड ने, शी, इसमें शी कौन, अगेन O'Keeffe है ना, उसने ये ड्राइंग्स अपनी किसको भेजी,
फ्रेंड को न्यूयॉर्क में, और उस फ्रेंड ने ये ड्राइंग शो की थी एल्फ्रेड को। उसको सीधा आर्ट गैलरी नहीं भेजी ड्राइंग ओकीफ ने, और एल्फ्रेड को उसके बारे में पता लगा। एल्फ्रेड को पता लगा ओकीफ के बारे में ओकीफ की फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड के द्वारा, क्योंकि ओकीफ ने अपनी ड्राइंग्स अपनी फ्रेंड को भेजी और उसकी फ्रेंड ने वो ड्राइंग्स एल्फ्रेड को दिखाई। आई होप इट इज़ क्लियर, इट वॉज क्वाइट ईजी। वैसे तो ये तो याद ही थी इन्फॉर्मेशन, बट अगेन हम रिस्क नहीं लेंगे कोई भी एग्जाम में, उसको री रीड करेंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें कि जो हमें याद है वो ठीक भी याद है या नहीं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11th, ओकीफ वॉज द सब्जेक्ट ऑफ स्टाइग्लिट्स फोटोग्राफिक वर्क फॉर मैनी ईयर्स। अब कह रहे हैं कि जो ये ओकीफ है ना, ये सब्जेक्ट थी, मतलब वो इसकी फ़ोटोज़ खींच रहा था। किसकी सब्जेक्ट थी? फोटोग्राफिक वर्क की, स्टैगलिट्स के फोटोग्राफिक वर्क की, बहुत सालों तक। अब वैसे इसका आंसर भी हमें ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड याद होना चाहिए, काफ़ी इजी है। बट अगर तो ये सब्जेक्ट थी उसके वर्क की काफ़ी सालों तक, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। बट अगर उसने उसकी ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींची, मतलब वो उसके ऊपर फोकस नहीं था, उसने एक आधा साल उसकी फ़ोटो खींची, 2-4 महीने या स्टार्टिंग में, तब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बट अगर हमें पता ही नहीं कि उसने किसकी फ़ोटो खींची, इसकी खींची भी या नहीं खींची, वो हमें समझ नहीं है, इसमें बताया नहीं गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट गिवन। गुड, लेट्स सी। स्टाइग्लिट्स वॉज इम्प्रेस्ड एंड एग्जिबिटेड द ड्राइंग्स लेटर दैट ईयर, तो उसने यहाँ पे बताया, इस यहाँ पे तो नहीं है। विद स्टाइग्लिट्स इंकरेजमेंट एंड प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ओकीफ आ गई न्यूयॉर्क में, करियर बिगिन किया, नेक्स्ट 3 डेकेड्स प्रमोट किया उसको। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप रिकॉर्डेड इन, हाँ, दिस इज अवर लोकेशन। एंड आपके पास टाइम है अराउंड 10 सेकेंड्स का मुझे बताने के लिए इसका आंसर ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन आएगा। एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो लेट मी डू दिस फर्स्ट। इतने आपको 2-4 सेकंड और मिल गए आपको, वो देख लीजिए। एंड इसका आंसर आएगा ट्रू। आई होप यू अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर, बट अगर नहीं तो आई विल एक्सप्लेन कि इसका आंसर ट्रू क्यों आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि वो उसने काफ़ी वही लिखा है, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ देयर पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप वर रिकॉर्डेड इन स्टाइग्लिट्स सेलिब्रेटेड ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट्स ऑफ ओकीफ। अब पोर्ट्रेट्स ऑफ ओकीफ का मतलब क्या होगा? उसकी फोटोज़, फोटोग्राफिक वर्क, मतलब सब्जेक्ट थी उसकी फ़ोटोज़ ही खींच रहा था ओकीफ की। और मैनी ईयर्स, 20 ईयर्स। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 12th पर। ओकीफ्स पेंटिंग ऑफ द पैटियो, सॉरी, ओकीफ्स पेंटिंग्स ऑफ द पैटियो ऑफ हर हाउस इन एबिक्यू वर अमंग द आर्टिस्ट फेवरेट वर्क्स। तो अभी हमें तो पता ही इसकी लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, तो इसकी लोकेशन हमने इसको मार्क तो किया ही था। अब जहाँ पर ये लिखा होगा तो वहीं पर पढ़ेंगे। तो ये था एबीक्यू कहीं पर मार्क किया तो था, ये रहा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ओ कीव पेंटिंग ऑफ द पैटियो इन हर हाउस इन एबीक्यू, मतलब जो वो कह रहा है कि ओ कीव की जो पेंटिंग थी ना अपने पैटियो की, जो उसके एबीक्यू वाले घर में था, वो आर्टिस्ट के फेवरेट, मतलब वो उसके फेवरेट वर्क्स के अमंग था, मतलब उसके होंगे 8-10-15 जितने भी, 2-4-5-10-15 जितने भी होंगे फेवरेट वर्क थे अपने जो उसने किए थे। तो कहते वो जो, सॉरी अबाउट दैट, एक सेकेंड। तो जो वो वर्क था ना उसका, वो उसके फेवरेट वर्क्स में से एक था, मतलब जो वो उसने वो बनाई थी, उसकी पेंटिंग्स बनाई थी पैटियो की, तो उसके वो फेवरेट कामों में से एक काम था। अगर तो उसके फेवरेट्स में से एक था वो पैटियो की ड्राइंग, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू।
बट अगर वो ड्राइंग उसके फेवरेट्स में से नहीं थी, वो उसको ठीक ठाक समझती थी कि वो थी इतनी खास नहीं है, वो ऐसा कुछ ऐसे अगर लिखा होगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बट अगर हमें पता नहीं कि वो उसके बारे में उसके विचार क्या थे, क्या उसके फेवरेट थी या लीस्ट फेवरेट थी या वो नॉर्मली मानती थी, मतलब उसके हमें थॉट्स नहीं पता उसके बारे में, तो आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन। ओके, लेट्स रीड इट, लेट्स रीड इट टुगेदर। यहाँ से पढ़ते हैं। O'Keefe eventually owned two homes in New Mexico. The first, her summer home, her summer retreat at Ghost Ranch was nestled beneath 200-meter cliffs, while the second, used as her winter residence, was in the small town of Abiquiu. While both locales provided a wealth of imaginary for her paintings, one feature of the Abiquiu house, the large walled patio, तो ये रहा हमारी लोकेशन, large walled patio was particularly inspirational. तो वो क्या था? particularly inspirational था उसके लिए. In more than 30 pictures between 46 and 60, she reinvented the patio to an abstract arrangement of geometric shapes. So वो बता रहे कि उसने reinvent किया था उसको काफ़ी बार, है ना, ज्योमेट्रिक शेप्स में. तो आपके पास लोकेशन तो आपको पता है यही वाली है, एंड आपके पास अराउंड 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या नॉट गिवन. एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. लेट मी डू दिस मार्केट. तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो इसको लोकेशन की रखता हूँ, ये रहा. तो ये रहा एबीक्यू हाउस. ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज I'm going to write the answer here first, then I will mark the location there. And इसका आंसर आएगा not given. If you are able to find कि not given है, very good. But now I will explain why it is not given. And अगर आपने भी वैसा ही सोच कर लगाया है तो then congratulations, you are on the right path. अब इन्होंने ये ज़रूर बताया कि वो इंस्पिरेशनल था, जो लार्ज वॉल्ड पैटियो था ना जिसके ब्लैक कलर का डोर था, वो इंस्पिरेशनल ज़रूर था इस आर्टिस्ट के लिए, बट उसका फेवरेट था नहीं, वो हमें नहीं पता. और अगली लाइन में क्या बताया कि उसने मोर देन 30 पिक्चर्स खींची हैं उसकी, तो उसने काफ़ी बार उसको री इन्वेंट करवाया पैटियो को, डिफरेंट डिफरेंट अरेंज, मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट में बनाई थी, ज्योमेट्रिक शेप्स बनाई थी उसकी. ठीक है, डिपेंडिंग क्या कॉन्टेक्स्ट होता होगा आर्टिस्ट का, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो मतलब डिफरेंट तरीक़ों से उसने री इन्वेंट की है, बट क्या वो काम उसके फेवरेट कामों में से एक है, उसके लीस्ट फेवरेट कामों में से एक है, क्या ठीक ठाक समझती है उन कामों को वो हमें उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स के बारे में पता ही नहीं है. तो दैट्स वाई वी कैन नॉट मार्क एनी आंसर. ओके, नॉट गिवन. चलिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं. O'Keeffe produced a greater quantity of work during 1950s to 1970s than any other time in her life. अब क्वेश्चन कह रहा है, जब O'Keeffe कहते हैं, जो O'Keeffe है ना, उसने ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वर्क मतलब नंबर ऑफ ड्राइंग्स है ना बहुत ज़्यादा बनाई थी, मतलब ज़्यादा बनाई थी. कब ज़्यादा बनाई थी? इन 20 सालों में बजाय किसी भी टाइम अपने लाइफ में. अब उसने कितने साल ड्राइंग की थी? 7 डेकेड्स, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ था 7 डेकेड्स, मतलब 70 साल. कहते उन 70 सालों में से ना जो ये वाले 20 साल थे, इनमें इन 20 सालों में जितनी उसने ड्राइंग्स बनाई थी ना, बाकी लाइफ टाइम में उतनी ड्राइंग नहीं बनाई थी किसी भी समय में. लाइक जैसे इस 20 सालों में उसने 100 ड्राइंग बनाई, तो किसी भी और 20 सालों में या और भी किसी टाइम में इतनी ड्राइंग्स उसने कभी नहीं बनाई थी. अगर तो ये बात सही है कि इसमें सबसे ज़्यादा ड्राइंग बनाई थी उसने लाइफ में इन 20 सालों में, फ्रॉम 50s टू 70s, है ना, अगर सबसे ज़्यादा ड्राइंग इसने इसी टाइम के दौरान बनाई तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. बट अगर इस समय के दौरान इसने सबसे ज़्यादा नहीं बनाई थी बल्कि किसी और टाइम के दौरान सबसे ज़्यादा बनाई थी, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. बट अगर हमें पता ही नहीं है कि उसने सबसे ज़्यादा ड्राइंग किस टाइम में तो बनाई थी अपने लाइफ में, तो आंसर क्या आएगा?
नॉट गिवन। लेट्स सी, फ्रॉम द 1950s to 70s, तो ये रही हमारी लोकेशन। From the 1950s into the 1970s, O'Keefe traveled widely, making trips to Asia, the Middle East and Europe. तो ये बता रहे हैं कि O'Keefe बहुत घूमी फिरी, ओके, एंड उसने ट्रिप बनाए फ्लाइंग इन प्लेन्स, तो ये बताया था। इन बोथ सीरीज O'Keefe increased the size of her canvas, sometimes to mural proportions, reflecting perhaps her newly expanded view of the world. When in 1965, she successfully translated one of her cloud motifs into to a monumental canvas measuring 6 meters in length with the help of assistants. It was an enormous challenge and a special feat for an artist nearing 80 years of age. The last 2 decades of the artist's life were relatively unproductive as ill health, and this died in 1986. तो उसमें ज़िंदगी के अखीरले 2 डेकेड्स के बारे में बताया गया है, नथिंग एल्स। तो हमारी लोकेशन यही है ऑब्वियसली। तो आपके पास अराउंड 10 सेकंड्स का समय मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। मैं अब इसका आंसर लिखने वाला हूँ एंड देखते हैं आपके आंसर सही फंड किया या नहीं। एंड इसका आंसर है नॉट गिवन। आई होप आपको पता लगी गया होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि 50s और 70s के दौरान उसने क्या किया, बट क्या सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है या नहीं बनाई उसका हमें इतना कुछ अंदाज़ा नहीं है। क्लियर? इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से आप अपनी रीडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने वो बताया था साथ की साथ भी कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ को रीड किया, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन को रीड कर रही है, उस पैराग्राफ को रीड किया, अगर इसका आंसर मिल गया तो लगा दिया, अगर नहीं मिले तो कोई इशू नहीं है। अगर मिल भी जाए तब भी सेकंड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो, अगर उसका आंसर मिल गया तो उसका भी लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है कि यार मैं 2-2 सेट्स एक साथ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। कोई भी एक वे दूसरे से ज़्यादा बेटर नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि एक साइज सभी को फिट नहीं आता। जो आपको इजी लग रहा है आप उस पर फोकस कीजिए, उसको अपने ट्राई करिए, जितना परफेक्ट कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, जितने बेटर हो सकते हैं उस मेथड में, उतना अपने आप को बेटर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपका माइंड वैसे ही चलता रहे और आप इजीली रीडिंग को कंप्लीट कर सकें। इस टाइम पर रहते हुए दोबारा ना आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए अपना। जो भी रीड कर रहे हो समझ कर रीड करो, कोई भी आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप इजीली इवन 9 बैंड तक बहुत इजीली लेकर आ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है रीडिंग और लिसनिंग में 9 बैंड लेकर आने। हाँ, बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो राइटिंग में या स्पीकिंग में या दोनों में, आपके 7 या 7 से ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं जितने आपके टारगेट स्कोर्स हैं, तो उसके लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें हमने चारों मॉड्यूल्स इन डेप्थ कवर किए हुए हैं, स्पेशली राइटिंग एंड और स्पीकिंग, एकेडमिक जीटी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके वो डिज़ायर्ड स्कोर्स नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें मैंने बताया कि 7 या 7 से ज़्यादा अगर स्कोर्स आपको चाहिए तो टीचर्स क्या चीज़ें चेक कर रही हैं, आपको कौन से पैरामीटर्स में क्या चीज़ को आपको हिट करना पड़ेगा, तभी आपके आ पाएंगे। एंड वो वीडियोस आई एम श्योर कि वो वीडियोस देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या वीकनेस है। एंड अगर आप वीकनेस को करेक्ट कर लोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपके डिज़ायर्ड बैंड स्कोर आ जाएंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में वीडियोज़ के बाद, अगर आप अपनी वीकनेस के ऊपर वर्क करोगे। ओके एंड अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।